नमस्कार 91.2 एनआईवीएच हेलोदून पर मैं हूं आप सभी के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों आज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर आपसे मिला हूं मैं एक खास इंटरव्यू के साथ में, जिसका कि आज बातचीत का विषय रहेगा सिकल सेल एनीमिया डे, जो आज यानी 19 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर गीतिका माथुर मैम। तो आज इन्हीं से बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। बहुत जल्दी आइए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास शो पर। नमस्कार गौरव और सभी साथियों को जो और हमारे सारे लिसनर्स को मैं वेलकम करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोग सब आज हमसे जुड़ रहे हैं और आज इस डिज़ीज़ के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैं आप सबको कुछ जानकारी दूंगी और हो भी सकता है ये जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे NIEPVD ने आज इनवाइट करा है इस वार्ता के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड मेरा सबको बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार। जी, सबसे पहले मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, ये एक्चुअल में होती क्या है? मैं गौरव और सभी सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि सिकल सेल एनीमिया जो डिज़ीज़ है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं इनको इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हम ब्लड का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखें या देखें कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप अगर ध्यान से हम उसको देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का बेसिक काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। उसके साथ होते हैं WBCs या वाइट ब्लड सेल्स, उनका काम होता है किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करना। और उसके साथ होते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का सबसे ज़रूरी काम होता है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का काम, जिसमें अगर हमारे शरीर में कोई भी तरह की चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसमें क्लॉटिंग का जो कार्य होता है वो प्लेटलेट्स करते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारे तीनों जो सेल्स हैं, ये RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जो रक्त बनता है, जिससे रक्त में जो फ्लूइडिटी होती है वो होती है प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में पाए जाते हैं जैसे मिनरल्स होते हैं, ये सारे चीज़ें ये उसमें पाई जाती हैं। तो ये हमारी ये डिजीज है, ये RBCs को इफेक्ट करती है। मैम आपने बताया कि ये बीमारी जो है आरबीसी को ज्यादा इफेक्ट करती है, तो ये किस तरीके से आरबीसी को इफेक्ट पहुंचाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो RBCs हैं वो बनी होती हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बना होता है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके इम्पोर्टेंट, एक तो होता है आयरन और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है और प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो इन केसेस में जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसका जो एक जो ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड, वहाँ वो बिल्डिंग ब्लॉक रिप्लेस्ड बाय अनदर बिल्डिंग ब्लॉक विच शुड नॉट हैव बीन देयर। तो उसमें क्या है कि एक वैलिन करके एक अमीनो एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय ग्लूटामिक एसिड। उसके कारण क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है या इसका ग्लोबिन होता है ये एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल होने की वजह से इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जी, मैम इस बीमारी के होने के मुख्य कारण क्या रहते हैं? तो इसमें होता क्या है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है और ये पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चों और बच्चों में आती है। तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर ये जो ग्लोबुलिन जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, उसकी वजह से इसमें कई सारे चेंजेस, RBC में चेंजेस आते हैं। RBC का अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे शरीर को।
तो क्या होता है कि आरबीसी को जब ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो ये ट्रांसफर हो जाता है इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जितनी जगह हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वो सब में जाके ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है जाके ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन मिलने से हमारे शरीर के हर कोशिका या जो भी सेल होते हैं वो अपना कार्य करती हैं। इन केसेस में क्या होता है कि जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके उसके पास पहुंचता है तो ऑक्सीजन जैसे ही उसके अंदर से निकल जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन बचता है, ये हीमोग्लोबिन अपने डिफरेंट अमीनो एसिड होने के कारण ये इसके शेप में चेंज आ जाता है। मतलब जब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाता है या ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो इसका जो शेप होता है ये बदल जाता है। और इसका शेप कैसा हो जाता है? सिकल के जैसा। सिकल क्या होता है? जैसा जिससे हम घास कटाई करते हैं ना, तो वो मोर यस मैम। जैसे अद्र चंद्र की तरह, तो छोटा सा क्रिसेंट शेप में, तो उसको कहते हैं कि जैसे जैसे सी का शेप होता है उस तरह का इसका शेप हो जाता है। और वो शेप होने के कारण ये जो अब आरबीसी होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर रुकावट पैदा करने लगता है। तो हमारी वैसे ब्लड वेसल्स में नॉर्मल जैसे आरबीसी है वो तो फ्लो करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। पर जब ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो जो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो आरबीसी होगा वो वैसा ही लचीलापन रखता है। पर जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया होगा उसके अंदर ये लचीलापन खो देता है और ये जाके छोटी छोटी जो हमारी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज जिनमें कहते हैं, उनमें जाके ये क्लॉग कर देता है या वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके कारण इसके अंदर कई तरह के शरीर में अलग अलग तरह से ये हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लगता है। और इसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट साइन और सिम्टम्स जैसे होता है, पेशेंट को अलग अलग तरह से ये परेशानियां दिखाई देने लग जाती हैं। जी मैम, इसमें अगर इसका मतलब किसी बच्चे को ये बीमारी होगी तो इसमें मतलब ये मतलब फिर जरूरी होगा कि उनके पेरेंट्स या उनका परिवार का कोई ना कोई इस बीमारी से पॉजिटिव होगा पहले से। हाँ जी, ये तो ज़रूरी होता है। और मैं ये भी बता दूं कि जब किसी को ये बीमारी होती है तो ऐसा होता है कि इनिशियली ये करीबन 6 महीने तक हम इस बीमारी को नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो ये मतलब ये किसी के व्यक्ति के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है और हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये 6 महीने या 7 महीने के बाद ही ये हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हमारे शरीर में जब बच्चा पैदा होता है तो एक हीमोग्लोबिन एफ होता है जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो बच्चे के अंदर 6 महीने तक वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन खत्म होता जाता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से ही उसको ये फीटल हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये 6 महीने तक तो ये फीटल हीमोग्लोबिन के कारण ये डिजीज नहीं डिटेक्ट हो पाती। उसके बाद जब ये फीटल हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में खत्म हो जाता है तब ये जो उस बच्चे के अंदर जो उसका हीमोग्लोबिन होगा, नॉर्मल जो उसका हीमोग्लोबिन होगा, दैट इज दैट जो सिकल सेल से प्रभावित होगा या जेनेटिकली जो उसका हीमोग्लोबिन सिकल्ड कहलाएगा, तो वो हीमोग्लोबिन फिर उसके शरीर में दिखाई देने लगता है। और उसके कारण 6 महीने के बाद ही ये अलग अलग तरह से ये उसके अंदर प्रदर्शित होता है या दिखाई देने लगता है और उसके सिम्टम्स आने लगते हैं या उस बच्चे के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें हमें दिखाई देने, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। जी मैम, वो लक्षण क्या होते हैं जो कि किसी मरीज के अंदर मतलब इसके सिकल सेल एनीमिया के दिखेंगे? हाँ, बहुत ठीक बात बोली गौरव। और ये हमारे को ये क्वेश्चन हमारे को या इसका हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इस डिज़ीज़ को पकड़ना होता है और हमें बच्चों को या छोटे बच्चे हैं उनको इसका निदान करना है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं जानना। और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, सभी की मैं अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, माता पिताओं को भी ये जानना चाहिए कि इसके बहुत सारे लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। एक तो क्या होगा कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इनके अंदर डेवलपमेंट इनका थोड़ा सा कम होता है,
क्योंकि होता क्या है कि शरीर में हमारे हर सेल को या हर कोशिका को हमको क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए और उसके न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। पर इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो इनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाने के कारण इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसका मतलब ये है कि इनके जो माइलस्टोन्स होंगे, बच्चे जो जिस उम्र में इनको बैठना चाहिए या जिस उम्र में इस बच्चे को खड़ा हो जाना चाहिए या जिस उम्र में ये बच्चा क्रॉल करने लगेगा, मतलब घुटनों से चलना शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें इनमें डिलेड होती जाती हैं। तो इसमें एक क्या होता है कि डिलेड ग्रोथ दिखाई देती है। तो जो हम कहते हैं कि जो डिलेड माइलस्टोन्स इनको बोलते हैं, मतलब इस महीने पे इस बच्चे के दांत आने चाहिए थे, इस समय पर या 6 महीने पे बच्चे को उठ के बैठने सपोर्ट के साथ बैठ जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हमको डिलेड दिखाई देंगी। तो इसमें हमको उस वक्त हमें सोचना चाहिए इस बात में और इस पे विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये बच्चा थोड़ा सा डिलेड क्यों इसमें ग्रोथ है। दूसरी क्या होगा कि ये बच्चों के अंदर, क्योंकि इनको सही मात्रा में ऑक्सीजन इनके बॉडी में नहीं पहुंचती है, तो किसी भी चीज़ से फाइट करने की क्षमता, मतलब कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करने की क्षमता इनके अंदर कम होती है। तो इन बच्चों के अंदर ज़्यादा करके देखा जाता है कि इनको जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और इनको बहुत जल्दी जल्दी खांसी जुकाम। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हर बच्चे को अगर जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो सकता है तो वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, पर यह है कि हमारे को अगर इस तरह से कुछ दिखाई देता है कि ये बच्चे को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए और हमें कंसल्ट भी करना चाहिए। तो हर व्यक्ति और या हर बच्चे को जिसको जल्दी इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिकल सेल एनीमिया है, बट दिस फूड फॉर थॉट जिसे हम कहते हैं, ये सोच विचार करने के लिए ज़रूरी हमें बाध्य करता है। इन्हीं केसेस में आपको दिखेगा कि इनमें एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि 12 तक हीमोग्लोबिन होना नॉर्मल होता है, पर अगर उससे कम होता है तो हम उसको केसेस को एनीमिया के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं इनमें एनीमिया बहुत पाया जाता है, तो उन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा जो देखी जाती है वो हम कहते हैं इसको वैस्क्यू ओक्लूसिव फिनोमिना। सो वैसो ओक्लूसिव फिनोमिना क्या चीज़ है, मैं इसके ऊपर आपको ज़्यादा बताना चाहूँगी और ये बहुत ज़रूरी भी है। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज़ोर का पेन होता है। बच्चे मतलब ये दीज आर नोन एज, इसको हम पेनफुल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़ोर से पेट में दर्द होगा या जल्दी से वो कहेगा कि मेरे हाथ में आज बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है या उसके कोई जॉइंट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगेगा। और ये क्यों होता है? ये इसलिए पाया जाता है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इनकी जो आरबीसीज हैं वो लचीलापन खो देती हैं, तो ये क्या करती हैं कि छोटी छोटी जो कैपिलरी हैं उसमें जाके ये लॉज हो जाती हैं। लॉज होने के कारण वहाँ पर उसको उस सेल को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती और उसके कारण वो जो होता है वो जो स्ट्रक्चर है जिसकी कैपिलरीज को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उस स्ट्रक्चर में पेन होने लगता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजनेशन के वो उसको जिसे अपन कहते हैं ना हंगर, उसको कुछ चाहिए, मतलब खाने के लिए चीज़ चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो सेल इट इज़ लाइक अ सेल स्टार्ट्स आस्किंग फॉर मोर। तो वो उस वजह से उसमें क्या वो किस तरह से डिपिक्ट होता है, वो पेनफुल बहुत ज़्यादा दर्द की तरह डिपिक्ट होता है। तो उसमें क्या होगा कि कभी तो पेट में बहुत दर्द हो जाएगा, कभी हाथ में दर्द पाया जाएगा, कभी सिर में बहुत तेज़ से दर्द पाया जाएगा या जॉइंट्स के अंदर बहुत पैरों में वो दर्द के लिए कहेगा कि पैर मतलब पटकने लगता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होता है। तो ये पेनफुल क्राइसिस एबनॉर्मल आरबीसी होने की वजह से, और जो आरबीसी उस ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देती हैं उसके कारण या उसको उसमें ब्लड का संचार को रोक देती हैं, उस कारण से ये पेनफुल क्राइसिस इसमें पाए जाते हैं। तो ये कारण है कि इसके कारण ऑर्गन का डैमेज भी हो सकता है कि अगर ये बार बार होता रहेगा। तो इन केसेस के अंदर ये पेनफुल क्राइसिस एक बहुत ही सिम्टोमेटिक या मतलब हमारे को जिसके ऊपर सोचने के लिए बाध्य करता है कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चा इतनी ज़ोर से सर में दर्द के लिए बोलता है या जॉइंट पेन के लिए कहता है। तो हमें इसको मिसडायग्नोस नहीं करना है, पर हमें इसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है।
जी। आगे बढ़ने से पहले मैम थोड़ा-सा हमारे श्रोताओं को एनीमिया के बारे में भी यहाँ पर जानना ज़रूरी होगा, आपने जैसे पीछे ज़िक्र किया था। क्योंकि सिकल सेल तो एक एनीमिया का टाइप हो गया, लेकिन बेसिकली एनीमिया होता क्या है और मतलब इसका कैसे पता चलता है? जैसा मैंने बताया आपको कि एनीमिया इज़ अ कंडीशन जो आरबीसी के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर हमारे पास एबनॉर्मल आरबीसीज होंगे या आरबीसीज में मतलब जल्दी जल्दी टूटते होंगे, तो ऐसे केसेस में जब आरबीसी की मात्रा हमारे पास कम हो जाती है या ग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे पास ब्लड के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन है वो उसकी मात्रा कम होने के कारण ये हमें एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जी। सिकल सेल एनीमिया में भी इसी तरह से होता है कि हमें इसके लक्षण दिखाई देने देते हैं। नॉर्मली 12 to 14 हम लोग विमेन के लिए मानते हैं और मेल्स के लिए हम 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर के या परसेंटेज के हिसाब से अगर आप मान लें, तो इससे अगर कम होता है तो हम उसको एनीमिया की कैटेगरी में डालते हैं। और एनीमिया के कारण क्या होता है कि देखिए आरबीसी का बेसिक काम है कि जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो जहाँ पर भी अगर ये होगा कि जब भी हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से व्यक्ति के अंदर थकावट, हरदम उसको लगेगा कि मेरे को अनिच्छा, मतलब कोई भी कार्य करने में रुचि नहीं आना। उसके बाद हरदम इस तरह से लगना कि एक ड्रेन्ड फीलिंग होती है, तो उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ये व्यक्ति को हो सकता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो और इसके कारण इसको थकावट रहती है, कार्य में रुचि नहीं लगती, सर में थोड़ा भारीपन, पैरों में भारीपन। और साथ में अगर हम उसको एग्जामिन करेंगे तो अगर आप उसका बॉडी का कलर देखेंगे तो वो भी सफ़ेदीपन जैसा लेके होता है, जिसको हम पैलर के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा ये हमारे को जीभ देखने से या हमारे आँख के नीचे एक पुतली होती है जिसको हम कंजंक्टाइवा कहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आँख को देख एग्जामिन करेंगे तो वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि वे व्यक्ति एनीमिक है। तो एनीमिया के बहुत कारण हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसमें वर्म इन्फेस्टेशन या किसी व्यक्ति को ब्लड लॉस होता है। तो जो लड़कियां होती हैं जिनको अगर माहवारी के टाइम पे ज़्यादा ब्लड निकलता है तो ऐसे केसेस में भी हमें एनीमिया मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं कि अगर अनिच्छा है, कार्य करने में मन नहीं लगता, थकावट जैसी महसूस होती है, हल्की सी चढ़ाई चढ़ने के ऊपर जो नॉर्मल जैसे अपन स्टेयर चढ़ते हैं, आपने 5-6 सीढ़ी चढ़ी, उसमें अगर व्यक्ति जी। को थकावट सी महसूस होने लगे तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ये एनीमिया की तरफ इंडिकेटर्स हैं। और हमें ध्यान रखना है कि ऐसा जब भी हमें पता चलता है तो हम इसका जो भी हमें इसका निदान है या जो भी हमें इसके तरफ से ट्रीटमेंट है वो हमें लेना ज़रूरी है। जी। अब मैम जो सिकल सेल एनीमिया है, क्या इसका मतलब कोई ट्रीटमेंट भी है? अ, देखिए ट्रीटमेंट तो ये है कि जो आपके जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, पर ये यस होता है मैम। कि इसके साथ के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है कि सिकल सेल एनीमिया के साथ डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और ये पाया गया है कि ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे पेनफुल क्राइसिस, उसमें तो बहुत ज़ोर से दर्द होगा। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो पेनफुल क्राइसिस होते हैं ये दोनों समय में, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी ये क्राइसिस बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? उस वक्त क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो ज़्यादा सर्दी होती है तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उस वजह से क्या होगा कि अगर उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या उसके अंदर ये आरबीसीज जाके ब्लड संचार को में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वो संचार और भी कम हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि जब सर्दी का टाइम होगा तब भी ये पेनफुल क्राइसिस बढ़ सकती हैं, तो हमें सर्दी का भी ध्यान रखना है। और अगर गर्मियाँ होती हैं तब भी हमने देखा गया है कि ब्लड से जब बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, पर पसीने के थ्रू अगर हम पानी कम पीते हैं, गर्मी का समय है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम खूब से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा मात्रा में पानी होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि ऐसे टाइम पे भी ये पेनफुल क्राइसिस बढ़ सकते हैं।
तो इसका मतलब इसके निदान के लिए मैं रिक्वेस्ट मतलब आप लोगों को सबको यही समझाना चाहूँगी कि सर्दी में भी और गर्मी में भी दोनों पीरियड में हमको ध्यान रखना है कि हम बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम अपने उसको उस हिसाब से भी उसको सर्दी से भी बचाव उसका करते रहें। साथ में ये भी पाया गया है कि ये स्प्लीन को इफेक्ट करती है, क्योंकि इस बहुत सारी आरबीसीज हो जाती है, एब्नॉर्मल आरबीसीज बार बार टूटती हैं, तो टूटने के कारण ये टूट के कहाँ जाके लॉज होती हैं। ये स्प्लीन एक हमारा छलनी की तरह काम करता है जो हमारे आरबीसीज को रिमूव करता है। तो जो भी डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होती हैं या जो खराब हो जाती हैं उनको सबको स्प्लीन एक छलनी की तरह काम करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनके अंदर एबनॉर्मल आरबीसीज जो ये बन गई हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि ये जो इसमें जो इसको मैं ग्लूटामिक एसिड से इनका ग्लोबुलिन जो इसमें क्या वो हो गया है, मतलब एक्सचेंज में हो गया है, तो वो ऐसी जो एबनॉर्मल आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में जाके फिर ये टूटती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्प्लीन काफ़ी एनलार्ज हो जाता है। तो ऐसे कि जब बहुत ज़्यादा स्प्लीन एनलार्ज हो जाए तो कई बार पेशेंट को स्प्लीन भी रिमूव करना पड़ता है, स्प्लीनेक्टमी का इसको नाम दिया जाता है। और ये भी पाया गया है कि ये जो डिसीज़ है ये जॉइंट्स को भी बहुत इफेक्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर कई बार सूजन भी आ जाती है, तो इसको कभी इसको आर्थराइटिस की तरह भी कई बार ट्रीट कर दिया जाता है, पर ध्यान रहे कि ये आर्थराइटिस नहीं, पर ये सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो रहा है। तो ध्यान रहे कि इस केसेस में हम जॉइंट्स का कोई इन्फेक्शन हो या अगर जॉइंट्स में सूजन आ जाए या दर्द हो तो उसका भी ध्यान रखा जाए। साथ में ये भी देखा गया है कि ये अगर हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, तो ऐसे केसेस में बच्चों के अंदर मिर्गी के दौरे भी पाए जाते हैं, और इससे जिसे अपन कहते हैं ना पैरालिसिस का स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। साथ में ये लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ध्यान इसमें क्या होता है कि जब आरबीसीज टूटती हैं तो आरबीसीज जो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं, तो वो जो बिलिरुबिन होता है वो कई बार गॉल ब्लैडर में जाके भी इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें गॉल स्टोन्स बहुत पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे केसेस में अगर लिवर के अंदर पीलिया जैसा दिखाई दे रहा हो व्यक्ति के अंदर, और या फिर गॉल स्टोन्स की कंडीशन हो, तो और या लिवर के अंदर पेन भी जैसे रहता हो, क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको जो ऑक्लूसिव क्राइसिस है वो जो वो धमनियों के अंदर ये जो आरबीसी जाके प्लग कर देते हैं, उसके कारण जो परेशानियां हो सकती हैं उसमें ये भी हो सकता है कि लिवर को भी इफेक्ट करे, बोन्स को इफेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ये इफेक्ट कर सकता है। ऐसे केसेस में इन सब का तो ध्यान रखना ही है। एनीमिया का हमें ध्यान रखना है, साथ में स्प्लीनेक्टमी इसका एक और निदान हो सकता है। और ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा करके देखा गया है कि इसमें अगर हम पेशेंट को आरबीसी, जैसे अब हमारे पास तरह तरह की हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल हैं, उन सुविधाओं से हम ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है किसी को तो प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। उसी तरह इन केसेस में सिकल सेल एनीमिया में अगर पेशेंट को हम आरबीसीज दें, मतलब डोनर की तरफ से वो आरबीसी दें जो नॉर्मल आरबीसीज हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये भी पाया गया है कि ये आरबीसी अगर उसके बॉडी में 50% ऑफ दीज अगर हम आरबीसी रिप्लेस कर देते हैं डोनर के अच्छे आरबीसी से, तो ये इसमें व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होता है। और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, साथ में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्प्लेनेक्टमी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जॉइंट पेन्स का ध्यान रखना। और एक और बात मेरे को ध्यान में आ रही है जो मैं आपको सब अब श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि इसमें कई बार स्किन के ऊपर छोटे छोटे अल्सर जैसे हो जाते हैं जिसको हम घाव बोलते हैं। तो ये ज़्यादा करके पैरों के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं और एंकल के पास, एंकल मतलब हमारी एड़ी के आसपास, तो वहाँ पर ध्यान रहे। तो ये एंकल के सोर्स हों तो इनको कंजर्वेटिवली हम ट्रीट करते हैं कि पैर ऊपर रख के बैठिए, इसकी ड्रेसिंग करना, इन सब से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरा यही कहना है और कि इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जाता है, मतलब जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हो उनके हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए सिकल सेल एनीमिया को ट्रीटमेंट दिया जाता है।
जी। अब मैम ये है कि लास्ट में जानना चाहूँगा कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको किस-किस तरीके की सावधानियाँ जो है रखनी चाहिए? मतलब किस-किस तरीके के कामों से उन्हें परहेज़ रखना चाहिए? चाहे वो खाने-पीने में हो या और रहने में या इन सब चीज़ों में तो ख़ैर थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन ज़्यादातर खाने-पीने का और आस-पास का होता है, तो उसमें क्या-क्या परहेज़, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? हाँ, तो बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी और मेरे को लगता है कि इसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। और देखिए, सबसे पहले तो जब जल्दी से जल्दी लक्षण पकड़ना कि जी। अगर थकावट लग रही है, बच्चा लगता है कि काम में उसको मन नहीं लगता, बहुत इरिटेबल हो रहा है, तो ध्यान रहे कि उसका हमें हीमोग्लोबिन समय समय पे चेक कराना है। और अगर हमें लगता है कि हीमोग्लोबिन बहुत लो होता जा रहा है तो हमें उसको ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और उसका हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे बच्चा एक्टिव रहे, कार्य करने में उसका मन लगे और हम अपना आगे वो बढ़ता रहे। जैसा कि मैंने बताया कि इन केसेस के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जब मौसम में बदलाव होता है और समय समय पे जैसे वैक्सीनेशंस हैं या कोई भी बीमारी, जैसे आप कोई ऐसा एरिया है जो मलेरिया से ग्रसित है, तो ऐसी जगहों के अंदर हम ध्यान रहे हैं कि हम इनको एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथिक, मतलब जो वर्म इन्फेस्टेशन जैसे होता है, तो जिससे हम और किसी चीज़ से इनका ब्लड लॉस ना हो, उसके ऊपर ध्यान दें। इन केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि इनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं, तो हम उनसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम वैक्सीनेशन देंगे इन बच्चों को। और ध्यान रहे कि कोई भी इन्फेक्शन है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी खांसी जुकाम हो तो हमको कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए, डॉक्टर से। और हमें घरेलू उपचार करने से रोक अपने नहीं करना, इस तरह का कोई भी हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि इन केसेस के अंदर डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, क्योंकि हमें ब्लड की विस्कोसिटी अच्छी रखनी है, जिससे ब्लड का संचार अच्छा होता रहे। तो ऐसे केसेस में कोई भी कभी भी डिहाइड्रेशन या इस तरह का कोई भी सिम्टम हमें दिखाई देता है, जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तब भी हमें, या फिर एक्सेसिव डायरिया, वॉमिटिंग, ऐसे केसेस के अंदर बच्चे के अंदर जो डिहाइड्रेशन के अगर लक्षण हैं तो उनको हमें जल्दी जल्दी उनके ऊपर ध्यान देना है। इन केसेस के अंदर बोनी डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि बोन की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि बोन भी डेवलपमेंट में भागीदार है और उसका भी डेवलपमेंट ठीक नहीं होता। तो ध्यान रहे कि कोई बोनी डिफॉर्मिटी है तो उसको भी हम उसको ध्यान में रखें और उसके भी लक्षणों को हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें। और हम जो भी फिजियोथेरेपी या किस तरह से जो भी बच्चे को कोशिश करें कि हम उसको कोई भी तकलीफ ना हो और उसका हम उपचार उसके उचित तरीके से होता रहे। पेनफुल क्राइसिस को भी हमें अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो इनको बहुत तेज़ पेट में दर्द या किसी तरह सिर में दर्द या कभी बोन में दर्द, ये बच्चों को होता ही रहता है। और ये पेनफुल क्राइसिस फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि लंबे सा समय निकल जाए कि जब वो पेनफुल क्राइसिस ना हो। तो हमें ध्यान रखना है कि पेनफुल क्राइसिस अगर बच्चों को बहुत तेज़ से ये दर्द उठते हैं तो हम इनको इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट हो, उनको दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाएं और बच्चों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पेरेंट्स का सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और हमें इसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जेनेटिक काउंसलिंग। तो अगर पेरेंट्स को पता है या उनको अगर पता है कि इस तरह की बीमारी या उनके अंदर अगर ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो वो जेनेटिक काउंसलिंग कराएं और देखें और डिटेक्ट करें। और अगर कोई ऐसी परेशानी है उनको, अगर उनको मन में लगता है कि वो इन सब सिम्टम्स से सफ़र कर चुके हैं, जैसे पेनफुल क्राइसिस है या बार बार उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो वो अपना चेकिंग कराएं। और काउंसलिंग के बाद आगे अब बच्चे हैं उनको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, उसमें वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर है। तो इन सभी चीज़ों के साथ हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन हम उन सभी बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करें कि उनको एक बेटर ज़िंदगी, एक बेहतर लाइफस्टाइल देने की पूरी पूरी कोशिश करें।
जी, बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सभी श्रोताओं को बताई हैं। लास्ट में आप जाते-जाते इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले क्या कुछ संदेश हमारे सभी श्रोताओं को क्या कुछ संदेश जो है देना चाहेंगी? मैं यही आप सबसे कहूँगी कि ध्यान रहे कि कोई भी बीमारी अ, कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो सभी का सपोर्ट, एक अवेयरनेस और मतलब सब मिलकर हमको कोई भी बीमारी जो है उसको हमें फाइट करना है। तो एक सभी लोगों का एक संवेदनशील एटीट्यूड होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है या हम उसे जानते हैं, तो ये जानकारी हम उसको दें और हम सभी में ये जानकारी दूसरों में भी एक दूसरे को बताएं और समझाएं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम फाइट नहीं कर सकते या हम उससे लड़ नहीं सकते और या फिर हम उससे निदान नहीं पा सकते। पर यह है कि एक सपोर्टिव बिहेवियर और एक संवेदनशील एटमॉस्फेयर में रहकर हम हर चीज़ से जीत सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और एक सपोर्टिव एटीट्यूड रखें और हम सबके साथ एक संवेदनशील हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे हम हर बीमारी को फाइट कर सकें और आगे बढ़ सकें। जी, बहुत अच्छा मैसेज मैम ने हमारे श्रोताओं को दिया और अब श्रोताओं ये कार्यक्रम आज का जो है यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा सिकल सेल डे पर दी गई जानकारियाँ मैम के द्वारा आप सभी को पसंद आई होंगी और अब लास्ट में मैम मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत जी। धन्यवाद और गौरव आपको स्पेशल थैंक यू सो मच। ओके मैम और अब ये कार्यक्रम दोस्तों समाप्ति की ओर है मुझे यानी आपके अपने दोस्त आरजे गौरव को ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में किसी नई हस्ती के साथ नई बातचीत के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।